अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 9 मई के मुकदमात के मुल्ज़मान जिन पर 9 मई के मुकदमात चल रहे थे, 25 सिविलियन को आज मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुना दी गई हैं। तकरीबन 1.5 साल के बाद आज बिल आखिर सज़ाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को 2 से 10 साल कैद का मुशक्क़त सज़ा सुनाई। पाक फ़ौज ने यह भी वाज़े किया है कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साज़ों को भी सज़ा मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मुजरमान ने अपने एतराफ़ी बयानात में ये कहा कि PTI क़यादत ने उनकी जहन साजी की, ज़मान पाक में उनको इन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती रही। PTI को क़यादत को बाकायदा चार्जशीट किया है इन मुजरमान ने, और 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार इमरान खान की फ़ौज मुखालिफ तकारीर को करार दिया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक जिन 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनमें से 11 कोर कमांडर हाउस लाहौर, उन पर 5 पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान, 2 पर GHQ रावलपिंडी, 2 पर मियांवाली एयरबेस, 2 पर मुल्तान चेक पोस्ट, 1 पर फैसलाबाद में पाक फ़ौज के दफ्तर, 1 पर चकतरा किला और 1 मुल्ज़िम पर बन्नू कैंट हमले में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का इल्ज़ाम था। ISPR के मुताबिक ये सज़ाएँ उन मुल्ज़िमान के लिए एक वार्निंग है कि वो मुस्तक़बिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुल्ज़िमान को सज़ाएँ तमाम शवाहिद और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सुनाई गई हैं। जैसे कानूनी कार्रवाई आगे जैसे बढ़ेगी, मज़ीद मुल्ज़मान के हवाले से भी फ़ैसले सुनाए जाएंगे। ISPR ने यह मज़ीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरमान के पास आइन और कानून के मुताबिक अपील और कानूनी चाराजोई का हक़ मौजूद है, यानी वो इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मुक़दमे के हतमी फ़ैसले से मशरूत है। नाज़रीन, आपको याद होगा 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में हंगामे फूट पड़े थे, जिसके बाद PTI मुजाहिरीन ने सरकारी और फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे। इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 1900 मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 106 मुल्ज़मान जो थे उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल उसको कलअदम करार दिया और हुक्म दिया कि तमाम मुकदमात फ़ौजी अदालतों से आम अदालतों में मुंतकिल किए जाएँ। फिर अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फ़ौजी अदालतों को ट्रायल चलाने की इजाज़त तो दी, लेकिन हतमी फ़ैसला रोक दिया, जिसकी वजह से उन मुल्ज़मान के मुकदमे फ़ौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे। और अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाने की मशरूत इजाज़त दी, जिसके बाद आज 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई। नाज़रीन, इस वक्त PTI सरबराह इमरान खान समेत मुख्तलिफ़ जेलों में क़ैद जो लोग हैं उन पर 9 मई के वाक़यात के मुकदमात दर्ज हैं। 5 दिसंबर को भी GHQ हमला केस में इमरान खान समेत 100 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। PTI का मौक़िफ़ नाज़रीन आज भी वही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, इसलिए ये सज़ाएँ मुस्तरद करते हैं। जबकि PTI के सियासी मुखालिफ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि 9 मई के मनसूबा साज़ पर कानून जब तक हाथ नहीं डाला जाएगा तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब सवाल ये है कि 9 मई के फ़ैसलों के सियासी असरात क्या होंगे, कानूनी असरात क्या होंगे। ख़ास तौर पर इन मुजरमान के एतराफ़ी बयानात के बाद क्या इमरान खान और PTI रहनुमाओं को भी सज़ा हो सकती है? सज़ा पाने वाले मुजरिमों के पास अब कैसे कानूनी ऑप्शंस हैं, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका। आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो 13 दिसंबर का फ़ैसला था, जिसमें 85 मुल्ज़मान को के बारे में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो इनके बारे में फ़ैसला करें, आज 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई। ख़ास इसमें बात ये है कि जो अभी एतराफ़ी बयानात भी मैंने सुनवाए, जिसमें वो बाकायदा कैटेगोरिकली नाम ले रहे हैं इमरान खान का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, एजाज़ चौधरी का, हसन नियाज़ी का, कि उन्होंने जो तकरीरें की, हमें कहा कि इस तरफ जाओ, कोर कमांडर हाउस की तरफ आगे बढ़ो। फिर हमें पहले ही कह दिया गया था कि अगर इमरान खान को पकड़ लिया गया तो ये इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो हमले कर रहे हैं।
इसके बाद क्या ऑप्शन बचती है इन लोगों के पास? अब तो हुकूमत भी ये बात कर रही है कि जब तक मास्टरमाइंड को आप हाथ नहीं डालेंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे, तो ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, इमरान खान को ही सजा देने की कोशिश हो रही है कि 9 मई के वाकयात में उनको मुलव्वस करके उनको सजा दे। मास्टरमाइंड की बात कह दे, नाम से क्यों नहीं लेते? मास्टरमाइंड कौन है? ख्वाजा आसिफ वगैरह सब कह रहे हैं मास्टरमाइंड। एक आदमी जो जेल के अंदर है वो मास्टरमाइंड है, जो गिरफ्तार। तो उन्होंने कह दिया, आज कह दिया कि वो इमरान खान इसके पीछे है। अच्छा, आज कह दिया। आपके मास्टरमाइंड की बात हो रही थी, ISPR के उसमें नाम नहीं देखा मैंने, जो आपकी टीम पे चल रहा था। का कहा है आज वो तो हाँ ठीक है, पकड़े उनको, गिरफ्तार लाए उनको, कि उसको प्रूव करना होगा ना। देखिए, ये सारी मिलिट्री कोर्ट। आप दूसरी बात नहीं, इतराफी बयानात की बात, इतराफी बयान की क्या वैल्यू होती है? एक कस्टडी, पुलिस कस्टडी में एक बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। वो बयान जो कस्टडी में एक आदमी, हमें क्या मालूम किन हालात में उस आदमी से वो बयान लिया गया। कानून इस बयान को बिल्कुल रद्द करता है। एक एक्यूज्ड के इतराफी बयान पे वो नहीं होता। भुट्टो साहब की फांसी 40 साल के बाद कलअदम करार दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि वो इतराफी बयान था उनके, वो जो लोग उनके साथ को एक्यूज थे, शहीद भुट्टो साहब के साथ। देखिए, जो आपको जो शवाहिद आपको प्रोड्यूस करने होंगे, शवाहिद के जी ये लोग मुलव्विस थे 9 मई के वाकयात में, इन्होंने हमला किया, जिसने हमला किया उसके खिलाफ शवाहिद आपको देने होंगे, और आप पे बर्डन होता है, बारे सबूत आप पे है कि साबित करें कि ये जो बंदा मुल्जिम है, इसने ये 9 मई के वाकयात में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था, और इसने या उसका सहूलतकार था। देखिए, 109 भी, सेक्शन 109 भी, सहूलतकार भी, एक्सेसरी टू क्राइम भी होता है। तो ये आपको साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन। अच्छा, और देखिए, जो मेन हमारा मुद्दा जो है, मैं भी वकील हूँ इस केस में, था नीचे भी और अब अपील में भी, कि आप सिविलियन का ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। जो लोग सिविलियन है और इन वाकयात, जो बहुत ही बुरे वाकयात थे, उनमें मुलव्विस थे, उनका सिविल अदालत यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, सबूत लाएं, उनको सजा दें, वहां से उसकी अपील हो जो भी। और यहाँ अपील तो होती ही नहीं है। अपील का जो प्रोविजन है अंडर द मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट जो है, वो है टू द चीफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन दाखिल करके दिखा सकते हैं। आप देखें ना, 1.5 साल हो गए ये मुकदमात लटकते जा रहे थे, कोई इस पर सिर्फ सियासत हो रही थी इस पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में होती है? किसका कसूर है? कौन लायबल है? फौजी पूछे इनसे, जो गवर्नमेंट इन्होंने, हम 47 की हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया उन लोगों ने जिनके चालान है हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में? एविडेंस इनको लेके आनी है। कसूर इनका है, कोर्ट का भी कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट का कसूर है। सिर्फ दिखाने के बाद जल्दी फैसले होते हैं। जल्दी फैसले से देखिए, जस्टिस हैरिड इज जस्टिस बेरीड, याद रखिएगा। जल्दी के फैसले जो होते हैं उसमें इंसाफ दब जाता है। ये पुरानी सेइंग है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून आबिद ज़ुबैर मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ से एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आज फ़ौजी अदालतों ने 9 मई की तोड़फोड़ करने वाले 25 अफराद को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई हैं। अपनी प्रेस रिलीज़ में ISPR ने कहा है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ एक वार्निंग है कि मुस्तक़बिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। ये भी कहा गया कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब इस साहने के मास्टरमाइंड को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया है कि 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 9 मई के मुकदमात के फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल को क्या मज़ीद मुश्किलात इनके लिए बन सकती हैं, क्योंकि फ़ौजी अदालतों से आज जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ मिली हैं उन्होंने अपने एतराफ़ी बयानात में PTI लीडरशिप पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उस दिन जो कुछ हुआ सब PTI के रहनुमाओं के कहने पर हुआ। इस फैसले और एतराफ़ी बयानात के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि आज क्लियर हो गया है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था। इस केस में सबको सज़ा मिलेगी। क्या कहा उन्होंने, देखिए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। बज़ाहिर हुकूमत PTI को कोई रिलीफ देने के मूड में लग नहीं रही है। इसी तरह
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी महफूज हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसका फैसला 23 दिसंबर यानी पीर के रोज़ आ जाएगा। फैसला क्या होगा ज़ाहिर है ये तो अदालत को बेहतर जानती है, अदालत को पता है। मगर PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत को ये खदशा है कि इस केस में खान साहब को 10 से 14 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ऐसे ही खदशात का इज़हार आज अलीमा खान साहिबा ने भी किया। सवाल ये है कि इस नई सूरत हाल में PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अदालतों से आने वाले फ़ैसले मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर असरअंदाज हो सकते हैं? हुकूमत ने अभी अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनानी है, लेकिन हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह समझते हैं कि अदालती फ़ैसलों का असर सियासी मुज़ाकरात पर नहीं आने देना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या PTI के लिए ये आसान होगा कि अदालतों से जैसे भी फ़ैसले आएँ वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे रहें? ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात से पहले PTI को ये मैसेज दिया गया है कि वो अगर हुकूमत और निज़ाम को चलने देने की हामी भरें तो अनकरीब उन्हें रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये हकीकत है कि PTI को बैकडोर चैनल से इंगेज कर लिया गया है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। सबसे पहले तो हामिद रज़ा साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आज जिन 25 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई हैं मिलिट्री कोर्ट से और जिस तरह के एतराफ़ी बयानात सामने आए हैं, आप लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले हम इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर जी। तो यही वो हमारे वो खदशात थे जिसका हम पहले भी इजहार कर रहे थे और इसी वजह से 26 अमेंडमेंट के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर था। आज भी हम उस मौक़िफ़ के ऊपर क्लियर हैं। हम इन सज़ाओं को इस वजह से मुस्तरद करते हैं कि हमारा मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। आखिर वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो जुडिशल कमीशन को नहीं दिखाए जा सकते लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट में दिखाए जा सकते हैं? आपने जुडिशल कमीशन के सामने रखें, वहां से जो भी कोई गिल्टी होगा उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई इबहाम रहेगा। लेकिन चूंकि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, हाँ, इदारे के कोई लोग हों उनका वो मिलिट्री ट्रायल करें, वो उनका इस्तेहकाक है, उनके खिलाफ जो भी वो फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, जो भी होता है उसके अंदर हमें अपनी राय का कोई इस्तेहकाक नहीं है। लेकिन सिविलियंस के मामले के ऊपर हम बिल्कुल क्लियर हैं। दूसरा जो तो लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना कि 85 मुल्ज़मान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल होने चाहिए, उन्होंने इजाजत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, अता तारड़ साहब अभी फरमा रहे थे हक सच की जीत होगी। ऐ काश आज ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई उसके अंदर यह भी बताया जाता कि क्राइम की दो उसकी कैटेगरीज होती हैं। एक क्राइम वो है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उनके बकौल हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर सजाएं डाली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे होता है ना, जुल्फिकार भुट्टो साहब की फांसी और उसके बाद उस फैसले का 40 सालों के बाद उस पर रिग्रेट का इजहार करना, शर्मिंदगी का एहसास होना, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ही होता है, सजाएं हो जाती हैं, बंदे यहाँ सूली पर चढ़ जाते हैं, फांसियों पर लटका दिए जाते हैं, होता पाकिस्तान में ही है। देखिए, अदालत के पास ना ये इस्तेहकाक है, अदालत का ना ये इख्तियार है कि वो एक आदमी को नाहक फांसी के फंदे पे चढ़ाकर एक आदमी को नाहक उसके जुर्म की सजा देने के बाद जब उसकी दूसरी पुश्त भी इस दुनिया से जाने वाली हो जाए तो वो कह दे जी हम शर्मिंदा हो गए। आप शर्मिंदा नहीं हुए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज जिन लोगों ने जो भी ये कहा, जिन लोगों ने पहले ये काम किया, अगर वो जिंदा है तो मैं चाहता हूं कि वो जिंदा अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, क्योंकि वो यहां पर भी इस नाइंसाफी को देखेंगे, आखिरत में भी जाके उन्होंने खून नाहक का जवाब देना है। और जो आज गरीबों को, मासूम लोगों को, देखें, मैं अगेन मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई गिल्टी है तो आप सिविलियन अदालत के अंदर सजा दिलवाएं, आप वो एविडेंस वहां पर लेकर जाएं, वो उसका ट्रायल हो जाए। कोई तो मामला लटक रहा था और मिलिट्री कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और आप देखें 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या जो मैसेकर हुआ मॉडल टाउन का, उस इमारत का कोई तकद्दुस नहीं था? वहां पर जो 17 लोग मारे गए उनकी जिंदगी की कोई वर्थ नहीं थी, बिल्कुल, उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल। उस केस में तो किसी को सजा नहीं हुई। यहाँ पर अपनी मर्जी का इंसाफ दिया जाता है। जब आप इंसाफ अपनी मर्जी का देंगे
तो उसके बाद फिर पाकिस्तान लोगों का आपके निज़ाम इंसाफ से जब एतबार उठ जाए तो मुल्क दाखिली इंतशार और खलफिशार का शिकार हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि बैकडोर चैनल राब्ते हुए हैं पीटीआई के साथ? हुकूमत कोई राब्ता नहीं हुआ जी। बैकडोर चैनल मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ, कोई राब्ता नहीं हुआ। राब्ता हमने कोई बैकडोर राब्ता नहीं करना। खान साहब की तरफ से ये डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियर है, जिसने करना है वो सामने आके राब्ता करे। हम छुपा के कोई बात नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। सो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। कोई बैकडोर चैनल ना राब्ता है, ना हुआ है, ना कोई ऐसी चीज है जी। सही। तो आप लोग चाहते हैं कि अब हुकूमत पहल करे। आप लोगों ने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी, लेकिन हुकूमत भी कहती है, या सादिक साहब कहते हैं मेरा दफ्तर भी हाजिर है, मेरा घर भी हाजिर है, वो हमसे राब्ता तो करें, बात तो करें। अच्छा, हम कैसे अब राब्ता करें जी? मैंने को 1200 रुपए का स्टाम्प पेपर निकलवाना है, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर इबारत लिखवा के इमरान खान साहब से साइन करवाने हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी बनी है। जब जेल से जो लोग बाहर आए उन्होंने अनाउंस कर दिया, जब पार्टी के जिम्मेदारान ने अनाउंस कर दिया, जब पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को पता लग गया कि मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, उस मुज़ाकरात के लिए अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हाजिर हैं। हमने जब इब्तिदा में कहा तो आप चढ़ के हमारे ऊपर आए कि पता नहीं हमारी को मजबूरी बन गई है, हमारी को कमजोरी बन गई है। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप राब्ता करेंगे, वेल एंड गुड, नहीं करते ना करें। सेकंड में आपको एक बात बता दूं, आज चूंकि खान साहब ने, हमने पहले कहा था कि आप एतवार तक अगर राब्ता कर लेते हैं तो कोई चीज होगी। अगर अब कल संडे है, कल तक नहीं राब्ता होता तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुज़ाकरात, अभी तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनानी है, वो मेरा ख्याल है 2034 में बना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। तो तब तक खान साहब जेल में अंदर रहें, जेल के अंदर ही रहें, क्यों 10 साल आगे लेके जा रहे हैं? खान आ जाएगा जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, खान ने अल्टीमेटली जेल से बाहर, आप उसे सजा देंगे, कितने केसों में आपने उसकी जमानतें होंगी, आपने उसके ऊपर बोगस केस बनाए हुए हैं। खान अगर वो अब 550 के करीब दिन गुजार चुका है, 100 और गुजार लेगा, 40 और गुजार लेगा। लेकिन आप लोगों को ये क्यों पीटीआई की लीडरशिप को ये खदशात हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट में भी खान साहब को सजा हो सकती है? नहीं, वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान, मुझे बताएं कहां पे रात के 9 बजे तक आज तक ट्रायल चला, वो भी अदालत के अंदर, वो भी जेल के अंदर। एक जज सुबह बैठता है 9 बजे, रात 9 बजे तक केस चला रहा है। 9 बजे जब लाइट बंद हो जाती है वहां पर लोड शेडिंग की वजह से तो फैसला महफूज कर लेता है। किसी के खदशात होंगे, मुझे यकीन है कि इमरान खान को सजा देंगे इस केस के अंदर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद का सरबराह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 2.25 साल सियासी लड़ाई लड़ने के बाद सबको बिलाखिर ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तान को बंद गली से निकालना है तो इसका वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। अब पीटीआई हो, हुकूमत हो या फिर ताकतवर हलके हों, सब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई एक जो है वो फ्रंट फुट पर आने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि सियासत में अना और ज़िद की कोई गुंजाइश नहीं, तो ये सियासी अना नहीं तो क्या है कि सियासी मुखालिफिन मुल्क की खातिर पहल करने को अपनी नाकामी और कमज़ोरी समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 2 हफ्ते से पीटीआई और हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े बयानात तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके हैं। एक वजह यह भी है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक बदएतमादी है, दोनों ही एक दूसरे पर गैर संजीदगी दिखाने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत कहती है कि सिविल नाफरमानी की धमकियों और डेडलाइंस के साथ सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, जबकि पीटीआई कहती है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, लेकिन हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करने पर ताने दिए जा रहे हैं। ऐसे में अयाज सादिक साहब ने पेशकश की है कि मुज़ाकरात के लिए उनका दफ्तर भी हाजिर है, जो आना चाहे उसे वेलकम किया जाएगा। कुछ लीगी हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी गई है, एक आध दिन में मुज़ाकराती कमेटी सामने आ जाएगी। ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शामिल करना चाहती है, लेकिन मोहसिन नकवी ने इसके लिए इनकार कर दिया है। कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के पीटीआई से बैकडोर राब्ते बहाल हो चुके हैं, जिससे जल्द ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। लेकिन अभी हमारे ही प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कैटेगोरिकली इनकार किया है, इस खबर को लेकर बिल्कुल तरदीद की है।
जो खबर आ रही थी कि बैकडोर कोई बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बातचीत किसी हुकूमती नुमाइंदे से पीटीआई की किसी शख्सियत की नहीं हुई है। उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो इनकार किया है। अब ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात पर मुस्बत पेशरफ्त हुई तो नवाज़ शरीफ भी अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान को मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि जो है नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त से ही ज़ाहिर कमेटी बनेगी। अब देखना यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से कमेटी कब बनती है और कौन कौन उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होता है। हुकूमत इतनी देर क्यों लगा रही है? जब बात करनी है तो कमेटी बनाने में इतनी देर क्यों? राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत बात करना भी चाहती है, वज़रा कह भी रहे हैं बात होनी चाहिए, उधर से उनकी डेडलाइन सर पर है। आज भी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब का ये वाज़े पैगाम है कि कल तक अगर हुकूमत की तरफ से राब्ता नहीं होता, मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं होती तो कल से रेमिटेंसेस नहीं बाहर से भेजे जाएंगे, वो बाकायदा ऐलान कर देंगे। तो हुकूमत इतनी देर क्यों लगा रही है कि मुल्क में एक और नया तमाशा खड़ा हो जाए? शाजिया, आपने 2-4 बातें कही अपने इंट्रो में। मैं आपको बात बताऊं कि सभी को, आपने कहा कि सबको एहसास हो गया कि बातचीत के ज़रिए, हमने हमेशा बातचीत के लिए ज़हन बनाया है और हमेशा हमने ये, हम जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं और हम बातचीत ही हमारा होता है कि ये मसले मसाइल सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल हो सकते हैं। और उसका वाज़ह तौर पे आपको पता है, हमारे जो पास में भी 2000 जब 18 के इलेक्शन हुए थे तो असम्बली में पहली जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी, चाहे शहबाज साहब की थी, जरदारी साहब की थी, बिलावल साहब की थी, कि किस तरह कहा था हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। उस वक्त भी तो इलेक्शन जो हुए थे वो इंतहाई रिग्ड इलेक्शन और नेकड किस्म की धांधली हुई थी। आपको पता है उसकी तफसील में क्या जाना है। इसलिए सबको नहीं, अब उनको एहसास हो गया होगा पीटीआई को कि बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वो इस जो कमेटी बना दी और साथ ही साथ उनकी जो, फिर आप कहते हैं जी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात होती है कि जैसे हम बात करने की बात भी करते हैं कि हमें डायलॉग करने हैं और साथ डिफरेंट हमारी बातें भी होती हैं। लेकिन हम तो बड़े क्लियर हैं कि जब तक वो संजीदगी के साथ बात नहीं करेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो वाकई बड़े सीरियस हैं। संजीदगी का आप क्या, किस तरह, क्या म्यार है आपका, क्या किस पैरामीटर से आप जांचेंगे कि वो संजीदा है? कमेटी उन्होंने बना दी, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। क्या आप लोग कमेटी बनाएं और बातचीत शुरू करें? लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, पीछे तो छोटे जितने भी अब बयान आते थे, इवन बानी पीटीआई का कोई और बयान होता था डायलॉग के मुतालिक, और बाहर जितने भी 4-5-6 लोग हैं उनका डिफरेंट बयान होते थे, मुख्तलिफ बयान होते थे कि बानी ने हमें ये कहा है, दूसरा कहता था हमें ये कहा है, लीमा खान जाती थी तो वो कहती थी कि मुझे ये कहा है और मैं अभी आई हूँ। और आज भी आपने देखा कि एक तरफ तो कहते हैं कि संडे के दिन तक अगर ना हुआ तो ये दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं देख रहा था टीवी पे कि वो रेमिटेंसेस उन्होंने कहा जी बंद कर दें। हाँ। ये अपने ये शौक भी आप पूरा कर लें, आपने बहुत सारे अपने शौक पूरे किए हैं तो ये भी पूरा कर लें। तो ये तो आपने 2014 में भी बात की थी जब धरना दिया था आपने 126 दिन का, उसमें भी आपने कौन सी कसर छोड़ी थी? यही कहा था ना कि हुंडी के जरिए पैसे भेजें। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब तैयार हैं कि बातचीत होनी चाहिए, वो मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर तैयार हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था ये नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से कमेटी बनेगी, कौन कौन शामिल होगा नवाज शरीफ साहब के मशवरे से ही ज़ाहिर है सारा कुछ होगा। तो नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, राज़ी हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी हमारी पॉलिसी होती है या जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के मशवरे से ही होते हैं, उनके गाइडेंस में ही होते हैं। लेकिन ये कहना जिस तरह आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वो शायद तैयार हो जाएं बानी पीटीआई को इमरान खान को मिलने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ये बात होगी। बिल्कुल ही कमेटी तो बिल्कुल वो डायलॉग के तो हम ही हो सकते हैं कि डायलॉग किए जाएं, लेकिन अभी तक मियां साहब की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई कि कोई कमेटी बनाए, या जब वो कहेंगे कमेटी उसी वक्त बन जाएगी। तो इसका मतलब अभी और मामला डिले है, कल फिर वो हो सकता है ऐलान कर दें।
नहीं, इसमें कौन सी देर लगती है? अगर कल करना चाहे तो कल, उन्होंने तो बात ही करनी है ना, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। नहीं, मेरा मतलब है डेडलाइन तो उनकी कल तक की है ना। वो कह रहे हैं कि कल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अगर ये बात करता तो मैं कहता हूँ देख ही लें जरा इनकी सिविल नाफरमानी। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा और देख लें। चले, पहले तो आप लोग कहते थे ना कि 9 मई वालों से बातचीत नहीं होगी जब तक 9 मई के फैसले नहीं हो जाते, तो अब तो वो भी फैसले होना शुरू हो गए हैं। तो आप दुआ करें कि वो जो सानिया मॉडल टाउन था उनके मुतासरीन को भी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, फिर इकट्ठे बातचीत शुरू कर लें उनके साथ। कौन से मुतासरीन की बात करते हैं आप? सानिया मॉडल टाउन। नहीं, देखे ना, ये तो एक फिर बात आ जाती है ना शरारत वाली। सानिया मॉडल टाउन की बात, अब वो तो भाई इंक्वायरियाँ 10 इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, अदालतों में केस गए हैं, अदालतों के पास ये भी गए हैं लेके बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट सजा पे भी गए हैं कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी कमेटियां बदलवाई और कुछ जगहों से कमेटियां, इंक्वायरी कमेटीज बन के इंक्वायरी हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना है कि सानिया मॉडल टाउन का भी बन जाए सारा सिलसिला, तो उसमें कौन सी कसर? हाई कोर्ट में आपको नहीं पता कितनी देर मुख्तलिफ लोग जाते रहे हैं उनकी तरफ से, तो चाहे वो पीटीए के हो या तारुल कादरी हो या कोई दूसरे हो, तो वहाँ पे तो ये अदालतों में चलते रहे हैं केस मॉडल टाउन के। तो ये कहना कि दूसरा उसके साथ साथ सारा कुछ बने, तो मैं नहीं समझता कि ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। अगर नेक नीति है, मुल्क का मुफाद इनको मद्देनज़र है, जो कि नहीं है इस वक्त तक, तो हमें यही उनके तर्ज से पता चलता है जो उसका। तो आप समझते हैं आज जो सजाएं हुई हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का बचना भी मुश्किल नज़र आ रहा है? ये दायरा बढ़ता जाएगा? नहीं, ये दायरा नहीं, सारे केसेस तो बने हुए हैं, ये ट्रायल भी मुकम्मल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनकी अनाउंसमेंट रुकी हुई थी। हाँ। अब उन्होंने अनाउंसमेंट करने की भी इजाज़त दी कंडीशनल, वो भी आपको पता है कि वो कहते हैं ठीक है आप मुकम्मल कर सकते हैं, अनाउंस भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लास्ट डिसीजन जो उनका होगा, फाइनल डिसीजन जो होगा उस जो केस है अदालत। तो मैं समझता हूँ जबकि सारे ट्रायल मुकम्मल थे, फैसले उसके मुताबिक होने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दी, एक हफ्ता हुआ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, 13 दिसंबर को दिया था। हाँ, तो जिन जिन के मुकम्मल हो गए हैं, ट्रायल होते जाएंगे, वो अनाउंसमेंट होती जाएगी, जो भी उसके फैसले होंगे। जिसी ने बरी होना होगा बरी हो जाएगा, जिसको सजाएं होनी है। आज भी कोई 1-2 तो बरी मैंने देखे हुए हैं उसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग ने रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आपने मुल्क से बाहर जाने के लिए वीज़ा लेना है या यहाँ पाकिस्तान में ही कोई सरकारी नौकरी करनी है, तो इससे पहले आपकी डिग्री की हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक होनी है। मगर ज़रा यहाँ पर रुकें, इस तस्दीक कराने के चक्कर में आपका बैंक अकाउंट ही भी खाली हो सकता है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हैक करके आपके दोस्तों से आपके ही नाम पर पैसे मांगे जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका ढूंढा है, जिससे न सिर्फ आम शहरियों बल्कि इदारों को भी चकरा के रख दिया है, बल्कि पिछले कुछ अरसे से डिग्रियों की तस्दीक के नाम पर माली फ्रॉड की शिकायत सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि जैसे ही कोई शहरी सोशल मीडिया से ये जानने की कोशिश करता है कि तालीमी डिग्री की HEC से तस्दीक का तरीक़ाकार क्या है, तो उस शहरी को हायर एजुकेशन कमीशन से मिलते जुलते नामों के पेजेस और वेबसाइट्स के लिंक्स मिलना शुरू हो जाते हैं, वो खुलना शुरू हो जाते हैं, जहां शहरियों को घर बैठे यानी ऑनलाइन डिग्री पर तस्दीकी मोहर लगवाने की ऑफ़र की जाती है। बाद ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां फ्रॉड करने वालों ने ख़ुद को हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा ज़ाहिर किया और फिर व्हाट्सएप पर शहरियों से ख़ुद रब्ता किया। फिर डिग्री की तस्दीक के नाम पर शहरियों को एक OTP कोड भेजा जाता है। जैसे ही सार्फिन वो कोड शेयर करते हैं या अपने मोबाइल में एंटर करते हैं, तो उनका जो मोबाइल उसको हैक कर लिया जाता है। फिर हैकर्स उस शहरी की ज़ाती मालूमात की मदद से माली फ्रॉड करते हैं। ऐसी शिकायत सामने आने के बाद FIA साइबर क्राइम विंग और HEC ने कई बार अलर्ट भी जारी किया, मगर फिर भी ये फ्रॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि शहरियों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन क्या इक़दाम कर रहा है।
FIA ने अब तक ऐसी शिकायत पर कार्रवाई क्या की है? इसके साथ HEC को एक चैलेंज का भी सामना है कि तालिब इल्म जब सरकारी खर्च पर PhD करने बैरूने मुल्क जाते हैं मगर फिर वापस नहीं आते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में PhD के लिए जाने वाले 99 तालिब इल्म वापस नहीं आए, जिससे न सिर्फ HEC बल्कि हुकूमत को भी माली नुकसान हो रहा है। ये सारा मामला है क्या, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर एडमिन HEC तारिक इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब आपका। तारिक इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि HEC की तरफ से तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि ऑनलाइन आप लोग ऐसी कोई सहूलत दे रहे हैं या व्हाट्सएप पर आप लोग पूछ रहे हैं, तरीक़ाकार बता रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी डिग्री की ज़ाहिर है उसको वेरीफाई करवाना है तो आप इस तरह की तो कोई इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर ना पूछते हैं ना देते हैं। ये आपका मैसेज मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना आम हुआ है कि हर एक तक गया हो कि HEC की तरफ से ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस बात का मौका दिया कि मैं आपके साथ HEC की जो डिग्री अटेस्टेशन की पॉलिसी है और जो हमारी PhD की जो डिफ़ॉल्टर पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में दुरुस्त बताया कि ये स्कैम जो है वो आजकल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं कि मुख्तलिफ पर्सन या मुख्तलिफ पेजेस की तरफ से ये शो किया जा रहा है कि वो HEC के नुमाइंदे हैं। तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली HEC के स्पोर्ट्स पर्सन की होने के नुमाइंदे से ये कैटेगोरिकली आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ कि HEC किसी पर्सन या एजेंट के थ्रू डिग्री के अटेस्टेशन की वेरिफिकेशन नहीं करती। हमारा डिग्री के अटेस्टेशन का जो सिस्टम है वो 2009 से पहले हम मैनुअल तरीके से डिग्री अटेस्टेशन करते थे, लेकिन 2009 में हमने अपने सिस्टम को टोटली जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको 2017 में रिवैम्प किया गया। हमारी एप्लीकेशन से लेकर स्टूडेंट की एप्लीकेशन से लेकर उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन, उसकी डिग्री की अपलोड और उसको उसने जो डिग्री की फ़ीस पे करनी है वो तमाम उसके ज़रिए हम ईमेल के ज़रिए या अपने जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके ज़रिए हम उसको ईमेल के ज़रिए उसके साथ करते हैं और यह हमारा कॉल सेंटर उनके साथ जो उनके क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके साथ करता है। जो पेमेंट भी उनकी और पैसे वैसे उनका कोई चक्कर नहीं है ना, उसमें कोई पैसा। हमने बताया कि जी कि हमारा जो है ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट का सिस्टम भी हमारा ऑनलाइन है और हमारा कोई एजेंट या कोई किसी पर्सन के साथ कोई इस किस्म का ताल्लुक जो नॉर्मल एक फी है वही पे करनी है स्टूडेंट्स को, वही पे करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट है जिनकी हम डिग्री की वेरिफिकेशन करते हैं वो एक रैशनल पर्सन है जिसके कम अज़ कम जो एजुकेशन है वो 14 साल या उससे ज़्यादा की है। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस किस्म के कोई स्कैम्स आते हैं या किस किस्म के कोई तरीकाकार करते हैं तो जो हमारा स्टूडेंट है जो एक डिग्री होल्डर है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जी कि HEC की वेबसाइट पे या HEC कॉल सेंटर्स हैं उनके जरिए वो ये तरीकाकार को देख सकता है। वो इस बात की गमाजी होनी चाहिए, इस बात का उसे इदराक होना चाहिए कि उसने कैसे अपनी डिग्री के अटेस्टेशन का तरीकाकार लेकर जाना है। और ये जब सब स्कैम हमारे सामने आए तो हमने जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि हमने खुद जो है वो अपने जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया है जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने पब्लिक अलर्ट जो है वो जारी करने शुरू कर दिया जिसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने चैनल के जरिए। और हमने FIA और PTA के साथ भी एक इस किस्म का एग्रीमेंट किया है कि जी के अगर कोई एजेंट बनकर HEC का एजेंट बन के या रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी को स्कैम में लाने की कोशिश करता है तो वो HEC को रिपोर्ट मतलब कि व्हाट्सएप तक आप लोगों की कोई वो आप लोगों की बातचीत नहीं है या व्हाट्सएप पर आप मैसेजिंग नहीं करते? व्हाट्सएप हमारा इस किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। और इवन अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम का भी शिकार होता है तो वो स्टेट बैंक को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे जो पब्लिक अलर्ट्स हैं ये स्कैम्स के हवाले से हैं, ये हम रेगुलरली तो FIA ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की है? लोग कुछ इस तरह के एजेंट जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कोई शिकंजे में आए? FIA ने हमारे पब्लिक अलर्ट को तो अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, लेकिन उनका क्या तरीकाकार है या कितने लोग उन्होंने किए इस बारे में मैं चूंकि FIA के बिहाफ पे मैं बात नहीं कर सकता तो मैं उस बारे में अपडेट नहीं हूँ। लेकिन FIA को हमारे जो पब्लिक अलर्ट्स हैं उनके साथ हमारी जो हमारे अटेस्टेशन विंग की जो या हमारी भी जो उनके साथ कम्युनिकेट होती है तो हमारे पब्लिक अलर्ट्स को उन्होंने भी अपने स्कैम्स की लिस्ट में या वेबसाइट पे उसने प्रोपोगेट किया हुआ है।
सही। अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप पर जो सरकारी खर्च पर बाहर जाते हैं फिर वो स्टूडेंट्स वापस नहीं आते हैं, ज़ाहिर है हुकूमत जिन स्टूडेंट्स को भेजती है उनका डाटा सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हुकूमत के पास होती है, किस यूनिवर्सिटी में हुकूमत भेज रही है वो सब पास होता है, तो क्या वो स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ से ही गायब हो जाते हैं, कहीं और एडमिशन ले लेते हैं और हुकूमत को पता ही नहीं चल पाता कि वो लोग कहाँ हैं, वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो वापस ही नहीं आते? ये भी बहुत अहम इशू है कि जी जो हम स्टूडेंट्स जिन पे हम टैक्स पेयर्स की पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमारा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हम पाकिस्तान के लिए दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में लोगों को स्कॉलरशिप के लिए भेजें और एक जहाँ पे एक ह्यूमर सोर्स डेवलप करें जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, आर&डी इंस्टीट्यूट्स को या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट को सर्व करें। और अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने पॉइंट आउट किया, ये बहुत ये ऐसे वाक़यात होते हैं कि जी के बहुत सारे स्कॉलर जो स्कॉलरशिप पे बाहर गए हैं वो अपने एग्रीमेंट को ब्रीच करके वो वापस नहीं आते। सही। और इसमें जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन का जो स्कॉलरशिप का अवार्ड का प्रोसेस है वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जब उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो हर स्कॉलरशिप पे ऑब्लिगेटरी है कि वो हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। उस एग्रीमेंट की जो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी शामिल है कि वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान वापस आएगा और पाकिस्तान को 5 साल के पीरियड के लिए सर्व करेगा। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये वेरी करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन पीएचडी के ये लाजमी है कि वो 5 साल के लिए वापस आए और पाकिस्तान को सर्व करे। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब, डायरेक्टर एडमिन HEC। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।